नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। आप सब देख रहे हैं, मेरे साथ हैं प्रोफेसर कपिल कुमार, जो मैं अगर एक चीज़ बोलूँ, सर के साथ पिछला मैंने एपिसोड जो किया था, हमने बात करी थी जुडिशरी के बारे में और हमने काफ़ी डिटेल में बात करी थी कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। आज ऐसा दिन है कि वो प्रॉब्लम्स आपके सामने हैं, आपको दिख रही हैं, आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखें इसको आगे कैसे लेके जाना है, क्योंकि कहीं न कहीं ये भी दिखता है कि थोड़ी-सी फ्रस्ट्रेशन टाइप दिखनी शुरू हो चुकी है। हर चीज़ में पंगे, हर चीज़ में रोक, ये क्या है? सर जी, नमस्कार, वेलकम टू द शो। जय हिंद आदि एंड थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर ये बताएँ सर क्या है ये? विष्णु देखिए, भगवान की कमेंट्री सबसे पहली तो बात आपने जो कही है कि आगे कैसे जाना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रॉब्लम एक हमारे यहाँ ये रहती है कि प्रॉब्लम सब जानते हैं। हम जानते हैं आज के कोर्ट्स में क्या हो रहा है, पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है। थोड़ा हाई कोर्ट्स बेटर है। मेरा कल का खुद का एक्सपीरियंस है कि हाई कोर्ट आई फाउंड बेटर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो हो रहा है सब जानते हैं। प्रॉब्लम सबको मालूम है, कैसे कौन दलाल होता है, कैसे एजेंट होते हैं, कौन बिचौलिए होते हैं, यहां तक के जजमेंट तक कैसे लिखे जाते हैं। अब सवाल यह है कि इन सारी प्रॉब्लम्स का, और प्रॉब्लम एक नहीं है, और प्रॉब्लम मैं इसको जुडिशरी को बाइफरकेट करूंगा इस सॉल्यूशंस के लिए। हुँ, आई विल नॉट ट्रीट द इंटायर जुडिशियल सिस्टम एज वन मैक्रो सिस्टम। और उस पर मैं कहूं, क्योंकि मैक्रो लेवल पे आप रिफॉर्म कर भी देंगे, आपने कोलिजियम मान लीजिए हटा के कोई दूसरा वो कर भी दिया, लेकिन उससे क्या नीचे तक जो लोअर कोर्ट है उस तक में जो आम आदमी प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो सॉल्व हो जाएगी, या करप्शन खत्म हो जाएगी? हुँ, तो मेरे हिसाब से इस समय 4 कमीशंस की जरूरत है। जो कमीशन पूरे जुडिशियल सिस्टम को एनालाइज करे, क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको देखे चारों लेवल्स पे। सेपरेट कमीशन फॉर सुप्रीम कोर्ट, वहां के इश्यूज और प्रॉब्लम्स और अपॉइंटमेंट्स को लेके। सेपरेट फॉर हाई कोर्ट्स, सेपरेट फॉर सेशन कोर्ट्स एंड सेपरेट फॉर लोअर कोर्ट्स। और टाइम बाउंड, इनको कमीशन को 2-3 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं दिया जाना चाहिए। और इन कमीशन में जो रिप्रेजेंटेशन हो वो कोई भी जुडिशियल सिस्टम से नहीं होना चाहिए। दे कैन टेक असिस्टेंस इन राइटिंग द रिपोर्ट ऑफ लीगल लैंग्वेज, लेकिन इसके अंदर जैसे आप जूरी बिठाते हैं ना, जूरी पब्लिक में से सेलेक्ट करते हैं, तो लेट द मेंबर्स बी ऑफ दीज कमीशन फ्रॉम द पब्लिक। और पब्लिक में भी हमें वो नहीं चाहिए जो माय लॉर्ड्स की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले। हुँ, हमें ऐसे लोग चाहिए जिन्होंने बचपन में प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर पढ़ी। आज के तो जजेस और वकीलों को वो कहानी तक नहीं मालूम है क्यों लिखी थी, किस लिए लिखी थी। आज तो प्रेमचंद भी शर्माएगा, अपनी कलम उठाते हुए भी हिचकेगा 2 बार आज की स्थिति को देख के एक कहानी लिखने के लिए उसमें। सेकेंडली, जिस तरीके से वो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज के रूल्स है ना, वो क्या बोलते हैं उनको, कंडक्ट रूल्स जो है, हुँ, सीसीएस, हुँ, सीसीएस सीसीएस रूल्स, सीसीएस हाँ जी। सीसीएस रूल्स। जुडिशरी के लिए भी हर लेवल के लिए सीसीएस रूल्स बनाए जाए, फ्रॉम द चीफ जस्टिस टू ए क्लर्क वर्किंग इन द जुडिशियल सिस्टम। आफ्टर ऑल एक बात समझ लीजिए,
जो हमारी पब्लिक को समझ में नहीं आती। जो 3 हमारे सेपरेट एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये जो अलग अलग विंग्स हैं हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम के, जब अदर विंग्स के लिए इसके अंदर सब रूल्स रेगुलेशंस मौजूद है, जुडिशरी के लिए क्यों नहीं? करेक्ट। और एक एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूं इस बात। मैं प्रोफेसर रहा अपने कैरियर, या आप भी, या जो भी कोई काम करता है किसी ऑफिस के अंदर, गवर्नमेंट नौकरी में पर्टिकुलर, अगर वो कोई गलती करता है तो उसका सस्पेंशन भी होता है, इंक्वायरी भी होती है, इंक्रीमेंट भी रोका जाता है, टर्मिनेशन भी होता है, वो रिटायरमेंट भी कर दिया जाता है उसको, प्री रिटायर। अब मुझे एक चीज समझाइए, लोअर कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, सेशन कोर्ट के जज साहब कहते हैं नहीं ये जजमेंट गलत है, इस जज ने ये खामियां रखी हैं इस जजमेंट के अंदर। या मान लीजिए सेशन के जजमेंट पे हाई कोर्ट कहता है, या हाई कोर्ट के जजमेंट पे सुप्रीम कोर्ट कहता है, तो भैया तुम ही पॉइंट आउट कर रहे हो कि तुम्हारे जज ने क्या गलती की उस जज के अंदर, क्या उसने छोड़ दिया, क्या नहीं उसने देखा। तो फिर वो जज क्या जज बने रहने के काबिल है? ये चीज मेरे सामने, मेरे दिमाग में तब आई थी जब वो एक ये टाइम्स नाउ और भारत की रिपोर्टर को पंजाब में अरेस्ट कर लिया था जी। और याद है उसमें कितने क्या क्या चार्ज, शेड्यूल कास्ट एक्ट भी ठोक दिया उसमें, पता नहीं क्या क्या ठोक दिया उसके ऊपर। और तब हायर कोर्ट ने ये कहा कि नहीं ये गलत है, क्लॉजेज ये गलत लगाए गए, उस पर नहीं लगाए जाए। अरे अगर पुलिस ने लगाए थे तो जज क्या अंधा हो गया था जिसने एक्सेप्ट कर लिया था उस वर्जन को? और अगर उसने गलत किया और एक्सेप्ट किया तो उस जज पे डिसिप्लिनरी एक्शन क्यों नहीं, मुझे बताइए। इसलिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात इसमें इसलिए जरूरी है, इनको तनख्वाह कहां से मिलती है? हमारे और आपके पैसे से मिलती है भाई। करेक्ट। गवर्नमेंट ट्रेजरी से इनको तनख्वाह मिलती है। तो जब इन्हें गवर्नमेंट ट्रेजरी से तनख्वाह मिलेगी तो ये भी पार्लियामेंट को और पब्लिक को रिस्पॉन्सिबल होंगे या नहीं होंगे? जो करोड़ों रुपए उसके घर पे पकड़े गए, वो जल गए, वो आज तक आराम से घूम रहा है जज बनकर के वर्मा, कि नहीं इन पे तो महाअभियोग चलेगा पार्लियामेंट के अंदर, और जब तक वो अभियोग चलता है नहीं चलता है वो जजमेंट देता रहेगा। ये नहीं चलता। आज के सिस्टम में आज की जनता इस चीज को स्वीकार नहीं करेगी। तो जब तक इनके लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बनेगा, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फिक्स की जाएगी, तब तक आप हम कितना भी चिल्लाते रहे, कोलोजियम बदल दें, अपॉइंटमेंट बदल दें, बड़े खुश हो जाते हैं, एक लेटर कोई चीफ जस्टिस लिख देता है, नीचे के कोर्ट्स को ये करना है, हाँ साहब देखिए क्या क्या कर दिया, क्या क्या कर दिया, क्या क्या कर दिया। ये आई वॉश चलता है। सेकेंडली, एक और बहुत इंपॉर्टेंस की जरूरत है इस देश के। हम लोग परिवारवाद के खिलाफ बात करते हैं, जरा जुडिशियल सिस्टम का हाल तो देख लीजिए। इस पे कोई क्यों नहीं रिसर्च करता भाई? पूरा फुल-फ्लेज रिसर्च का पीएचडी का टॉपिक है कि 1950 से लेके और आज तक ये जरा कितने परिवारों ने जुडिशरी पे भारत के राज किया, ये भी देखना। इसके लिए भी कोई चीज निकालनी पड़ेगी
कि इसको परिवारवाद को जब रोकने की बात हो रही है तो इस परिवारवाद को कैसे रोका जाएगा। मैं तुम्हें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। मेरे फादर इकोनॉमिक्स के हेड थे मेरठ कॉलेज, और वो चाहते थे कि मैं इकोनॉमिक्स के अंदर मास्टर्स करूं। मैंने कहा नहीं, मैं हिस्ट्री में करूं। तो बोले क्यों? जॉब के हिसाब से, उसके हिसाब से इकोनॉमिक्स की ज्यादा वैल्यू है। मैं कहा जी, दो रीजन है। पहली बात, तुम्हारी फर्स्ट क्लास आएगी, तो मैं ये तगमा नहीं चाहता कि फादर इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे इसलिए इसके बेटे की भी फर्स्ट क्लास आ गई। आई एम टेलिंग यू कि एक यंग एज में जो माइंड बनता है। हाँ, वो बात तो है सर, अपने आप करना है जो करना है। मैंने लॉ करने की सोची बीए के बाद। मैं कहा नहीं भाई, ये मेरे बस की नहीं। ये जानते हुए कि मेरे मुवक्किल ने अपराध किया है, मुझे इसे बचाना होगा, ये काम मैं नहीं कर सकता। और आज इस प्रोफेशन में इतनी गिरावट आ गई है, हर प्रोफेशन में आई है, मेरे टीचिंग में भी आई, कि आप देखिए, एक पत्नी अगर जाती है डाइवोर्स के केस के लिए लॉयर के पास ओह गॉड। कि भाई मेरी पति से नहीं बनती, तो बोलेगा खाली इस पे डाइवोर्स नहीं मिलेगा, इसमें यह भी लगाओ कि तुम्हारे ससुर ने तुमसे बलात्कार करने की कोशिश की, इसमें से भी लगाओ कि तुम्हारी सास ने तुमको पीटा, इसमें यह भी लगाओ कि देवर ने तुम्हारे साथ क्या किया, एंड वैसा वर्सा। अगर पति चला जाएगा कि डाइवोर्स लेना है, तो भाई इस पे डाइवोर्स नहीं मिलेगा कि पत्नी तुमसे लड़ती है। जरा लगा दो कि इसका चरित्र खराब है, इसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स हैं, पहले से थे, शादी से पहले से, मुझे अब पता लगा। देयर इज नो इथिक्स लेफ्ट इन दिस प्रोफेशन। कोई वैल्यू, कोई इथिक्स नहीं रह गई है इसके अंदर। हर प्रोफेशन में हम ये चीज देख रहे हैं। उसका रीजन है कि मनी 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 मनी। जब हर चीज को मनी से आका जाएगा। कई चीजें तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे याद है 1850s के अंदर जब पहली हिंदी की मैगजीन आई थी, शायद मैंने पिछले उसमें भी कोट किया था, उस मैगजीन को मैं नाम भूल रहा हूं, जो पहली हिंदी की मैगजीन छपी थी, उसमें एक चुटकुला छपा था कि एक बहुत बड़े नामी वकील ने अपनी लड़की की शादी एक यंग वकील से कर दी। उसने अभी भी प्रैक्टिस शुरू की थी, और दहेज में उस बड़े वकील ने अपना एक पुराना केस अपने दामाद को दे दिया दहेज के अंदर, और कुछ नहीं दिया। अब साहब, दामाद साहब ने, क्योंकि ससुर जी ने केस दिया है, तो पहली हियरिंग में दामाद ने वो केस जीत लिया, और केस जीत के अपने ससुर को फौरन खत लिखा कि देखिए आपने वो केस मुझे दहेज में दिया था, मैंने वो केस जीत लिया। तो उस चिट्ठी को पढ़ते ही ससुर ने अपना माथा पीट लिया कि अब ये जिंदगी भर खाएगा कैसे, मैं तो 30 साल से इस केस से खा रहा था। ओह गॉड। ये 1856 या 55 की मैगजीन में छपा है, याद से समझिए 170 साल पहले। फिर आप एक चीज देखिए, कोई रेगुलेटरी वो नहीं है इन लोगों की फीस चार्ज करने के ऊपर सर्विसेज की। मुझे एक इंस्टांस याद है लेट 80s का। मैं कहीं पे बैठा हुआ था, इंपॉर्टेंट आदमी थे, पॉलिटिशियन, 2-3 इंडस्ट्रियलिस्ट भी वहां बैठे हुए थे, और एक हमारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का, उस जमाने की बात कर रहा हूं, एक केस था 2.5 करोड़ रुपए या कुछ का, सुप्रीम कोर्ट के। तो वो पूछ रहा था कि मैं किसको वकील लूं, क्या करूं। तो किसी ने कोई कलकत्ता के वकील का नाम सजेस्ट किया कि उस वकील को लो। उस समय शायद कोई जस्टिस सेन साहब होते थे, जो चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के। तो उसने कहा इतना, मैं तो दिल्ली में हूं, कलकत्ता में, उसको लूं? कि नहीं नहीं, वो ले लो।
केस नहीं हारोगे। तो उसने पूछा फीस कितनी होगी? बोला कितने का है तुम्हारा? 2.5 करोड़ का। बोले 25 लाख फीस लगी। बोला एक केस की 25 लाख फीस? अरे भाई, ये फीस खाली केस की नहीं है, ये सबकी फीस है। तो ये जो एक एक हियरिंग करते हैं, कोई 40 लाख लेता है, कोई 25 लाख लेता है, कोई 20 लाख लेता है, ये क्या तमाशा है? क्या इस पे कैप नहीं लग सकती पूरे उसके ऊपर? सर पैसे बनाने दीजिए, मेरे को एक चक्कर है कि भाई कुछ लोगों का फटाफट केस लग जाता है, जब भी वो खड़े नहीं होते हैं। नहीं, वो इसीलिए तो आप ये देखिए ना कि ये जो 2-3 वकील हैं आजकल, जो हर आतंकी का भी केस लेते हैं, हर ऑपोजिशन वाले का केस लेते हैं, इनकी तारीखें एकदम कैसे लग जाती हैं? जब इनको फीस मिलती है 30-30 लाख, 40-40 रुपए एक हियरिंग की, तो ये इंश्योर करते हैं भाई कि हम तारीख कल लगवाएंगे, परसों लगवाएंगे। तो ये तो पैकेज डील होती है भाई, ये खाली खड़े होकर के बोलने की पैसे नहीं है ये तो पैकेज डील होती है। मुझे आज तक एक बात बताइए आप, सब जानते हुए कि क्या हाल है करप्शन का, तेरा जुडिशियल सिस्टम में कभी आपने रेड सुना है या कोई पकड़े हुए जाते हुए सुना? इवन जो स्पेशल कोर्ट्स बनते हैं, मैं बताऊं आपको, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूं। एक करप्ट वाइस चांसलर की सीबीआई में मैंने शिकायत की थी। तो सीबीआई ने बुलाया मुझे। वो लोग देखिए, वो लोग बड़ा, सीबीआई के अफसर बड़े तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले तो वो ये देखते हैं कि जो ये कंप्लेनेंट है इसका क्या ग्रज है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि जब तक किसी का कोई ग्रज नहीं है वो कंप्लेंट लेके नहीं आता। एनीवे, तो पहले तो मुझे उन्होंने 2 महीने तक ऑब्जर्व किया, खंगाला, जो भी करना था। देन आई वाज कॉल्ड। मुझसे कहा देखिए, हम आपको कंप्लेनेंट नहीं लेंगे, इससे आपकी परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको हर हियरिंग पे और उस पे आना पड़ेगा आगे इन्वेस्टिगेशन। तो वी विल टेक यू एज ए रिसोर्स पर्सन। आई सेड फेयर। 2-2.5 साल तक वो केस इन्वेस्टिगेट हुआ। सीबीआई ने बकायदा उस वीसी के घर पे रेड भी मारा जा करके, वहां से कॉन्फिडेंशियल चीजें तक मिली कि जो विजिलेंस की रिपोर्ट थी यूनिवर्सिटी के बारे में, वो यूनिवर्सिटी में गायब थी, उसके घर पे मिली। उसके बाद में उस इंस्पेक्टर ने बड़ी ईमानदारी से वो रिपोर्ट अपनी फाइल कर दी, उसको इंडिक्ट कर दी। अब वो रिपोर्ट जाती है सीबीआई कोर्ट के अंदर। 2.5-3 साल तक कोर्ट फैसला नहीं लेता उसमें, तारीखें पे तारीखें लगती चलती। और मैं ऑन रिकॉर्ड आज कह सकता हूं ये, कि उस सीबीआई ऑफिसर ने मुझे बताया, रोया मेरे आगे, कि सर मुझको बुला के जज ने ये कहा कि अरे भाई, अब बहुत 2-2.5 साल हो गए, बहुत परेशान हो गया, ये रोता धोता आया करके, आखिर छोड़ो, अब खत्म करो, मैं इस केस को डिसमिस कर। एक और सीबीआई केस में अगेन अगेंस्ट ए वाइस चांसलर, कि आप एक कंसल्टेंट लेते हैं और उसी को अपना वेंडर बना लेते हैं करीबन 4 करोड़ की कंप्यूटर परचेस का। उस केस में भी लोग इंडिक्ट होते हैं। वो रिपोर्ट जो है जाती है डिपार्टमेंट से फिर उनके लीगल डिपार्टमेंट के अंदर, हम्म। और लीगल डिपार्टमेंट क्या सजेस्ट करता है? माइनर पेनल्टी रिकमेंड करके खत्म करिए केस। मैंने आज से कुछ साल पहले एक कविता लिखी थी कि चारों तरफ जब देखता हूं, जाती दिखती है भ्रष्टाचारियों की बारात, बड़ी सशक्त है इस देश में ये भ्रष्टाचारियों की जमात।
किसी भी दल के हो, किसी भी नौकरी के हो, थाम के चलते हैं एक दूसरे का हाथ। आगे भी कुछ लाइनें बनाई थी इसमें। और मैं तो कहता हूं कि अपने ऑफिस में कभी भूल के भी ये जिक्र मत कर देना कि तुम ईमानदार हो। नहीं, सारे भ्रष्ट जो हैं तुमको भ्रष्ट साबित करके तुम पे विजिलेंस इंक्वायरी बिठवा देंगे। मुझको एक बार एक वीसी इक्विवेलेंट पोस्ट ऑफर हो रही थी, फोन करके कहा गया जाओ कल सवेरे ज्वाइन करो। मैंने कहा सॉरी आई वोंट। मैं कहा परसों तो आपके सेमिनार में उस ऑर्गेनाइजेशन की मैं ऐसी तैसी करके आया, क्या हो रहा है वहां पे? तो पर्सन सेट, यूजीसी चेयरमैन, कपिल तभी तो मैं कह रहा हूं कि खाली चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, जाओ और जाके उसको ठीक करो, मैं तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूं। मैंने कहा सर उसको भगवान भी ठीक नहीं कर सकता, और नतीजा ये होगा मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूंगा तो 3 महीने बाद वो मुझे हथकड़ी पहनवा देंगे कि मैं भ्रष्ट हूं। नेक की बात कर रहा हूं मैं, नेक की। हाँ। अभी देखा है आपने वो मेडिकल काउंसिल, उसमें वो कैसे पकड़े गए, वो डीपी सिंह विंग इनके जो रेड हुए। यही हाल इस सिस्टम के अंदर। हाँ, आप वो पकड़ देंगे किसी को, चपरासी को 10 रुपए की रिश्वत देते हुए पकड़ा गया जी, 100 रुपए की रिश्वत देते पकड़ा गया, उसको भी डाल देंगे जेल में, उसका केस भी 20 साल चलता रहेगा। pretty। ये नेशनल हेराल्ड केस वाले पे भाई क्यों नहीं तारीख एकदम लगती? सर ये एक पॉइंट है। देखिए, बहुत लोग हम लोग बोलते रहते हैं यार गवर्नमेंट को पकड़ के अंदर डालना चाहिए। सर गवर्नमेंट तो पकड़ के अंदर डाल दे, अपनी रिसोर्सेज़ और जो भी आपके पास चीज़ें हैं उसको यूज़ करके। बट ये छोड़ देते हैं सर। एंड द वर्स्ट पार्ट भाई इज़ पॉलिटिकली अगर आप देखें इस चीज़ को, पॉलिटिकली तो गवर्नमेंट को तो नुकसान होता है ना सर। बिकॉज़ उनको तो वो देखिए, मिल जाता है, क्या नाम है, वो इमोशनल कार्ड मिल जाता है इनको एक, मैं सिम्पैथी मैं कार्ड। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कोविड के दौरान आपको याद होगा दिल्ली के अंदर एक, क्या वो मिले थे बहुत सारे ब्लैक करते हुए, वो क्या वो सिलेंडर विलेंडर क्या यूज होते थे जो उस समय, ऑक्सीजन वाला मामला, हुँ, हुँ। बड़ा तूल पकड़ा था उसने मीडिया में और न्यूज़पेपर्स में, और उसके वारंट इशू हो गए। खान मार्केट में कोई केस था, लुटियन के एरिया में, और उसके बाद में पुलिस उसको ढूंढती रही, और जब पुलिस उसे पकड़ के लाई तो कोर्ट ने बेल दे दी। अब यही मैं बोल रहा हूँ ना सर। तो मैंने ये कहा था उस समय, मैंने कहा भाई ये क्यों पुलिस की एनर्जी वेस्ट करते हो, क्यों गवर्नमेंट का पैसा बेकार जाता है, पुलिस वाले ढूंढते फिरते हैं उन्हें शहर शहर जा करके। जिसके बारे में भी पुलिस कहे कि भाई इसके वारंट है, जब मजिस्ट्रेट से वारंट इशू कराती है तो उसी समय मजिस्ट्रेट को एक ऑर्डर भी निकाल देना चाहिए कि भाई हमने तुम्हारे वारंट इशू कर दिए हैं और तुम्हारा बिल डॉक्यूमेंट भी तैयार बैठा है, आके कोर्ट में सरेंडर कर। आप ये देखिए और देखिए होता, टेररिस्ट को लेके कितनी चीजें हुई। एक आदमी जो नासा के अंदर बंद है उसको आप चुनाव लड़ने के लिए बेल देते हैं, क्या दरवाजे आपने खोल दिए हैं? पहले लोग जेल से लड़ते थे ना ऐसे, तो अब तो उन्हें कानूनी सैंक्शन है, तो हर बड़े से बड़ा अपराधी जो है जेल से पर्चा भर देगा अपना इलेक्शन लड़ने का। ये तो एक आपने बहुत बढ़िया तरीका बता दिया क्रिमिनल्स को बाहर आने का, पैरोल की जरूरत नहीं है, आप इलेक्शन में पर्चा भर दीजिए कि साहब मुझे तो इलेक्शन लड़ना है, देखिए मेरे फंडामेंटल राइट को, मेरे इलेक्शन में खड़ा होने के राइट को डिनाई किया जा रहा है, संविधान का मजाक हो रहा है, संविधान बदला जा रहा है, डर लग जाएगी। और दूसरा आप मजाक देखिए, ये भी हमने अपनी आंखों से देखा है, एक आदमी मर्डर के अंदर ट्रायल हो रहा है उसका हाई कोर्ट के अंदर, उसको 1 महीने की पैरोल दे दी जाती है,
वो बाहर आता है, चौराहे पे जो तीनों गवाह थे उसके केस के अंदर उसके खिलाफ, तीनों को गोली मार देता, केस खत्म। मुझे एक और चीज बताइए, दिल करता है अपना सिर दीवार में मार दे जाकर के, जब खबर आती है कि फला पे 80 केस चल रहे हैं, फला 40 केस में जमानत पे है, उस पे 100 केस चल रहे हैं। अरे भाई, कितने केसों में आदमी जमानत पे रहेगा? जमानत किस लिए दी जाती है? जमानत इसलिए दी जाती है कि जब कोई कहता है कि अच्छा भाई, मेरे पे केस चल रहा है, मैं इसके अंदर मुझे बनाया गया है, अभी अपराध साबित नहीं हुआ है, तो एक जमानत दी जाती है कि अच्छा भाई, तब तक तू बाहर रह के अपना कंडक्ट अच्छा रखेगा, ठीक करेगा। यहाँ पर तो और बोलते हैं दूसरी सर, बात, बेल इज अ नॉर्म, जेल इज एन abnormality। यार ये क्या है? for me, the first thing is the appointment system of judiciary in this country, which is an abnormality. बट सर, विल दैट चेंज एनीथिंग? क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है आप ये। आदि एक और चीज नोट करो, जी। हमारा सिस्टम ब्रिटिश सिस्टम से कॉपीड है ना, जी। एक्सेप्ट के जूरी हमने नहीं ली उसमें, बाकी तो वही है ना माय लॉर्ड्स। आज इंग्लैंड में क्या हाल हो रहा है? सेम थिंग सर। 81 तो शरिया कोर्ट चल रहे हैं वहां पे। सर इंग्लैंड में, अमेरिका में क्या हाल है सर? वो और प्रेसिडेंट ट्रम्प है। सुनिए आर्गुमेंट सुनिए। जी। वो पाकिस्तानी रेपिस्ट गैंग वाला रेप कर देता है 13 साल की बच्ची का, और कोर्ट में आर्गुमेंट पता क्या दिया जाता है कि साहब, मेरे रिलीजन में तो मुझे कभी पढ़ाया ही नहीं गया, बताया ही नहीं गया कि ये अपराध होता है रेप करना। तो साहब, हमें मल्टीकल्चरलिज्म को ऑनर करना चाहिए, छोड़ दीजिए जेल से। मुझे हंसी आती है, मैं रोज ट्विटर पे कहता हूं, तो वो कहते हैं इन्हें डिपोर्ट कर दिया जाए। मैं कहता, तुम्हारे कानून मर गए हैं रेपिस्ट को सजा देने के लिए? डिपोर्ट कर दिया जाए, कर देना पाकिस्तान डिपोर्ट, वो वहां से फिर उनको एक्सपोर्ट कर देगा किसी और जगह पे। और लॉज के अंदर, बेल लॉज पे जो मैं बात कर रहा था कि एक आदमी को कितनी बार बेलें मिल सकती है। नेक्स्ट एस्पेक्ट जो आपने बात की है रिफॉर्म की, ये जो तमाशा है डेट लगने का, बड़ा इंटरेस्टिंग तमाशा है। उस दिन हियरिंग हो या ना हो, वकील साहब आ गए तो वकील साहब का तो पूरा पैसा बन गया। एक बात। दूसरी बात, केसेस को लिंगर ऑन कराने के लिए या तो झूठे केसेस जाएं वहां पे, और जहां जो बहुत सीरियस केसेस हैं उनसे बचाने के लिए आप डेट ले लीजिए। मैं कल ही सुन रहा था एक जजमेंट को, हालांकि दैट इज, इन जज साहब की मैं तारीफ करूंगा जिन्होंने ये किया, रिकॉर्ड कर दिया उन्होंने। वो कह रहा है, जब जज ने पूछा कि आपके लॉयर कहाँ हैं आज, वो कहता है सर वो मॉरिशस गए हुए हैं छुट्टी मनाने। तो जज ने जजमेंट में लिख दिया, the complainant admitted that his lawyer is on luxury holiday in Mauritius. कैन यू इमेजिन? आई मीन, समझिए, जज ने ठीक लिखा है, आज हैप्पी है। अब ये आप और देखिए, छोटे छोटे बहाने बना करके डेट लेना। आप कोई लॉ बना दीजिए कि एक केस के अंदर 2 से या 3 बार से ज्यादा डेट नहीं लगेगी। अभी तो नया बीएमएस के अंदर है सर। क्या है? वो है ना, वो कि भाई ये केस को इतने टाइम तक डिसाइड करना है, 6 महीने में, ये वो, दिस दैट, बट कोई नहीं सुनता इसकी, जजेस ही नहीं मानते। मैं वही तो कह रहा हूं, जब तक ये लॉ नहीं बने,
ये चीजें डायरेक्टिव से होने वाली नहीं है। ये चीजें लॉ बने और बकायदा उसकी सजा बनेगी, लॉ का वायलेशन होने के ऊपर ये सजा हो। अदरवाइज चीज नहीं होगी। देखिए, लोग बात करते हैं भ्रष्टाचार की। जितनी मैंने स्टडी की है, मैं इस नतीजे में पहुंचा हूं कि आम आदमी के लिए भ्रष्टाचार कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं है। तो मानता है कि भाई जिसकी जो औकात है वो उस हिसाब से खाता है, और खिलाने वाला खिलाता है। बड़े बड़े तरीके हैं पैसा खाने के साथ। मैं बहुत ईमानदार हूं। मैंने देखा, एक मजिस्ट्रेट साहब आए थे गाजियाबाद के अंदर, बड़ी उनकी चर्चाएं हुई कि साहब देखिए बड़ा ईमानदार आदमी है, इंडस्ट्रीज तक को उसने घर से भगा दिया, घर में नहीं आने दिया, बोला अफसर ऑफिस में आके मिलना, पैसा नहीं खाता, ये नहीं खाता, वो नहीं खाता। बाद में चला साहब उनका बड़ा नीट फॉर्मूला था पैसा खाने का। आप तय कर लीजिए कि साल में मुझे कितने कमाने हैं। तो मुझे अगर 10 लाख का मैंने अपना टारगेट रखा है, तो मैं बजाय 100 आदमियों से 10,000 रुपए खाऊं, या 10 आदमियों से 1-1 लाख रुपए खाऊं, मैं एक मोटा केस ऐसे पकड़ दूंगा जिसमें मुझे 10 लाख मिलता है। तो मैं ईमानदार का ईमानदार साहब। तो ये डेट लगने वाला मसला जो है जुडिशरी के, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा भुक्तभोगी और परेशान इस डेट वाले से इस देश का गरीब आदमी होता है, जो कोर्ट में फंस गया जाता है। मुझे याद है आज तक, हम बचपन में थे, हमारे नाना जी ने कहा था, बेटा 3 जगहों से हमेशा दूर रहना। पंजाबी थे, मैं पंजाबी, मुझे मैं नाना जी की कहते भाई, वो काका कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना और अस्पताल, इन तिन्ना दे नजदीक ना बड़ी, इनके पास तक नहीं जाना। कोर्ट नहीं, सही कचहरी, चीज़ है। थाना और अस्पताल। मुझे आज तक याद है। हालांकि तीनों में बच चुके हैं, क्योंकि आप नहीं बचते, दूसरे बचाते क्या। दूसरी एक और बात, रिफॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ये मानना है कि स्कूल एजुकेशन में खाली ये पढ़ा देने से कि सुप्रीम कोर्ट जो है जुडिशरी है और ये है, बात नहीं बनती। आपको अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक सर्टन बेसिक अवेकनिंग अपनी लीगल राइट्स के बारे में, लीगल सिस्टम के ऑपरेशन के बारे में, ये आपको एजुकेशन सिस्टम में डालनी पड़ेगी। करेक्ट। आज कितने लोग हैं जो एफआईआर तक लिखना जानते हैं? दूर की बात है, चिट्ठी लिखने नहीं आती सर। और कैसे बेवकूफ बनाया जाता है। अब तो खैर ऑनलाइन हो गया है, तो आप कर सकते हैं, ये एक अच्छा रिफॉर्म है। पहले क्या होता था कि लोग कंप्लेंट और एफआईआर में जो डिफरेंस है वही नहीं समझ पाते थे। तो आप थाने में अपनी तरफ से दे आए, थानेदार कहेगा ये तो कंप्लेंट आई है, अभी एफआईआर थोड़ा लो जी। तो इसलिए इन बेसिक लॉज जो है, इनका ऑपरेटिव एस्पेक्ट बचपन से लोगों को मालूम होना चाहिए। मतलब एजुकेशन सिस्टम में जब भी आदमी जाग जाता है कि अपीलेंट अथॉरिटी क्या है। अभी एक जजमेंट वक्फ वाले में इंटरिम में दिया सुप्रीम कोर्ट ने, लोग चिल्ला रहे हैं, मैं सहमत हूं उस जजमेंट से। जो उन्होंने कहा है ना कि आप डिप्टी कलेक्टर पे फाइनल जजमेंट नहीं छोड़ सकते, इट कैन बी अपील्ड अपॉन। व्हाई नॉट? क्योंकि कल को मान लीजिए, आइदर वे मैं कहता हूं,
अगर डिप्टी कमिश्नर इधर का है या उधर का है, बहुत सारे तो हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी में वहां के पड़े हुए हैं, वो क्या, वो जो है वो टुकड़े टुकड़े वाले जहाँ नारे लगते हैं, जेएनयू तो सर। आप तो उसके खिलाफ आप अपील नहीं करेंगे। अब तो खैर बहुत कैरेक्टर बदल रहा है जेएनयू का, तो आप उसके खिलाफ अपील नहीं करेंगे। तो जब पार्लियामेंट के खिलाफ अपील हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ प्रेसिडेंट को अपील हो सकती है, तो एक वक्फ बोर्ड वाले ने अगर डिसीजन ले लिया डिप्टी कलेक्टर वाले ने, तो उस पर अपील क्यों नहीं हो सकती? किस बेवकूफ ब्यूरोक्रेट ने इसको इंक्लूड कराया उसके अंदर, मुझे बताइए। ये ब्यूरोक्रेट्स है जो गाइड करते हैं मिनिस्टर्स को, और जानबूझ के करवाते हैं ये, मैं बताऊं आपको। तो कल भी मैं कांग्रेस का एक कार्टून देख रहा था कि सिस्टम तो हमारा है, तो जानबूझ के ये चीज लगवाते हैं। इसी तरीके से किसान वालों में भी एक बेवकूफी की चीज लगवा दी थी। इसलिए लॉ की नॉलेज, देखिए लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो केवल आदमी इसलिए नहीं पढ़ना चाहेगा कि वो पैसा कमाने का एक वकील का धंधा करे। मैंने एक प्रोजेक्ट दिया था एक बार यूजीसी रिसर्च साइंटिस्ट के लिए, एंड द प्रोजेक्ट वाज विमेन क्राइम एंड कॉलोनियल स्टेट। तो बड़ा भारी वो साहब, इतनी बड़ी कमेटी मैंने आज तक जिंदगी में कभी फेस नहीं की। मैं बात कर रहा हूँ 87 की, 1987 की। तो वहां एक बनारस के लॉ के हेड भी बैठे हुए थे, एक्सपर्ट, कोई सिंह साहब थे साहब। 20 मिनट तक उन्होंने मेरी ऐसी तैसी करने की पूरी कोशिश कर ली। आपने लॉ पढ़ा है? नहीं पढ़ा। तो ये तो बड़ा लीगल मैटर है, आप इस पे कैसे रिसर्च कर सकते हैं? मैं रिसर्चर हूं, तो डॉक्यूमेंटेशन जो मौजूद है, मेरी ये हिस्टोरिकल स्टडी है, तो मैं डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करूं। एनीवे आई टॉप्ड इन दैट सिलेक्शन कमेटी, एंड वन ऑफ द एक्सपर्ट्स लेटर टोल्ड मी कि भाई तुमको सबसे ज्यादा सपोर्ट तो उस लॉ वाला ही नहीं किया। मैं कहा यार वो तो मेरी सबसे ज्यादा ऐसी तेजी कर रहा था मीटिंग कमेटी के अंदर। बोले नहीं, वो टेस्ट कर रहा था तुमको, ही इज द वन हु रिकमेंडेड योर नेम कि यू शुड बी ऑन नंबर 1। तो लॉ की नॉलेज बेसिक्स जो है कि आम आदमी भी, एक पढ़ा लिखा, कम से कम वकील को ये बता सके, वकील को भी, कि नहीं भाई। और एक चीज और मैं बता दूं आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारी अपनी इंटीग्रिटी। हमारी अपनी इंटीग्रिटी। आज हम पब्लिक ये तय कर लें कि हम इससे ज्यादा फीस किसी वकील को नहीं देंगे, या 2-4 कोर्ट्स में ये हो जाएगा कि जब ये डेट वेट लगवाने की बात कर रहे हो ना, तो हम तो वहां गर्दन झुका के खड़े रहते हैं। वहां किस दिन पब्लिक ही बोलेगी जब अति हो जाएगी। मैं जनरल जेड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन पीड़ितों की बात कर रहा हूं जो विक्टिम्स हैं जुडिशियल सिस्टम। आप आज भी एक रिकॉर्ड देख लीजिए, शर्म से सिर नीचे झुक जाता है जब कभी कभी वो रिपोर्ट आती है कि फला आदमी इतने दिन से जेल में बंद था, उसके मुकदमे की सुनवाई तक नहीं, कोर्ट में पेश ही नहीं किया गया उसको। कैन यू इमेजिन आदि इस देश के अंदर? It's terrible, sir. I mean, this system is. एक सुनिए सुनिए इस इंसिडेंस को। एक कर्नल डॉक्टर रामचंद्र राव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्राइवेट, मतलब पर्सनल फिजिशियन, जिगर काचा से उसको मुल्तान जेल में भेजा गया 46 में, और 48 जनवरी में
जब वो मुल्तान जेल से रिलीज होके बॉर्डर वाघा का क्रॉस करता है, अटारी का, तो उसको हमारी पुलिस अरेस्ट करती है। और मालूम है क्या चार्ज लगाते हैं? एक साइकिल चोरी की है इसने। हम्म। साइकिल चोरी की है, जर्मनी से जिसने मेडिकल पढ़ा हो। उसके बाद में खोसला कमीशन जब आती है 72 73, नेताजी की डेथ को लेकर, तो ये आदमी जब गवाही देने आता है खोसला कमीशन के सामने, तो इसके हाथों में हथकड़ियां और बेड़ियां लगी हुई। आजाद हिंद फौज का डॉक्टर कर्नल, जो देश की स्वतंत्रता के लिए, उसका अपराध पता क्या था? उसने ये स्टेटमेंट दिया था कि हाँ, हवाई जहाज तो उड़ा था साइगोन से, सबको कह दिया गया था कि आप यहां से तुरंत चले जाओ, मैं वहां पे रुक गया था किसी वजह से, और मैंने देखा कि 10 मिनट बाद वो प्लेन वापस लैंड किया, नेताजी उस प्लेन से वापस उतर गए, उनके कुछ कपड़े और वर्दी और कुछ सामान उस प्लेन में रख दिया गया, और वो प्लेन वापस उड़ गया, और नेताजी मेरे पे बरस पड़े कि तुम यहां पे क्या कर रहे हो। और उसके बाद में मैं 4 दिन तक उनके साथ रहा, जबकि वो वहां से सबमरीन से निकल कर। हम्म। इस अपराध के ऊपर मैं उसका रिकॉर्ड ढूंढ रहा हूं। कटक की जेल में मुझे वो रिकॉर्ड नहीं मिल के दिया। जब आरटीआई की गई कि उसका रिकॉर्ड हमें चाहिए, तो फोन पे जवाब ये आया कि वो रिकॉर्ड तो साइक्लोन में बह गया था। हाँ भाई, सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के साथ यही होता है। लकीली उसका जो स्टेटमेंट है खोसला कमीशन के सामने, वो अवेलेबल है, मैंने अपनी किताब में भी छापे हैं उसमें से पेजेस। दैट इज सो इंक्रिमिनेटिंग ऑन अवर 3 ऑफ अवर लीडर्स, बीजू पटनायक, वो रेड्डी आंध्रा से, और ये जवाहरलाल नेहरू, केस सप्रेस किया कोर्ट में। उसकी भी, उसके बिहाफ पे किसी ने एप्लीकेशन फाइल की, मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, उसके केस को लेकर के, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। लकीली वो हाथ लग गई फाइल में ढूंढने पे। लेकिन पूरे पर्टिकुलर उसके, जो मैं ढूंढना चाह रहा था कि उसके परिवार में से कोई और हो, कोई डॉक्यूमेंटेशन हो, कोई और हो, मैं आगे उस पर थोड़ी बात कर सकता। तो फिर हमारे मीडिया का एक बहुत बड़ा हाथ है इसमें। बड़ी इंटरेस्टिंग इमेज मीडिया देता है। एक तरफ तो ऐसी इमेज देता है, लो साहब 2 दिन में केस तय हो गया, सॉल्व हो गया, जजमेंट हो गया। और दिखाता है कि अल्टीमेटली कोर्ट में जो वो जो विक्टिम है उसकी जीत होती है। रियलिटी में कितनों की होती है, पूरी मीडिया दिखाई, हथकंडे जरूर दिखा देगा कि जो करते हैं वकील। फिर मुझे एक और चीज बताइए मुझे आप, जो ये झूठी गवाही का सिस्टम है हमारे जुडिशियल सिस्टम में, आपको याद होगा निर्भया केस के अंदर। पीआईएल बाजी सर, पीआईएल बाजी वो वही है, सेम थी। नहीं नहीं, पीआईएल छोड़ो, निर्भया केस के अंदर जो डिफेंड कर रहे थे वकील उनको, एक्यूज्ड को, क्या एफिडेविट दिए गए कि ये एक्यूज तो दिल्ली में ही नहीं था उस दिन। और जब ये गलत साबित हो गया, तो उस वकील के ऊपर झूठी गवाही और झूठे डॉक्यूमेंट देने की सजा उस वकील को क्यों ना मिले, अगर आपको इन फोर्जरीज को रोकना है। वो दिखाते हैं ना, वो मूर्ति तराजू लेके, कानून अंधा है। मेरे हिसाब से कानून अंधा ही नहीं है, कानून बहरा भी है और कानून गूंगा भी है, खाली अंधा नहीं है।
अंधा तब होता है कानून जब उसको दिखाई ना दे रहा हो। आज कानून को सब कुछ दिखाई देते हुए वो गूंगा बना हुआ है। सब कुछ सुनते हुए भी वो गूंगा बना हुआ है। मुझको एक बात बताइए, ये बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन और प्रोविजन और रेगुलेशंस और लॉस की बात होती है। हमारे देश के किस कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन से क्लॉज में, कौन सी रेगुलेशन में, कौन से डायरेक्टिव में ये लिखा हुआ है कि जज किसी भी केस के ऊपर अपनी पर्सनल ओपिनियन टिप्पणी करेंगे हियरिंग के दौरान? थैंक यू सर, मैं यही पूछने वाला था आपसे आखिरी में। ये जो इट गेव मी बताइए। इमेंस सैटिस्फैक्शन टू डिस्पोज ऑफ बुलडोजर केसेस। अच्छा, इमेंस सेटिस्फेक्शन। एक बात मैंने कही थी एक बार, तो कश्मीर को लेकर जजमेंट निकाला था इन्होंने। वो याद है एक केस हुआ था जिसमें वो उस मेजर ने उस हाँ, टेररिस्ट मेरे को वो जीप के आगे बांध दिया था और फिर निकला, जबकि मेरे बेस्ट सिचुएशन थी वो उसमें। अगर सर वो ये सारे नहीं करता, फायरिंग होती वहां पे, तो वो खुद भी मरते और पता नहीं कितने और मरते। लेकिन जज को ये नहीं दिखाई देगा। तो मैंने एक बात कही थी उस समय, मैंने कहा भाई टेररिस्ट से के ऊपर आर्म फोर्सेस जो एक्शन लेते हैं, हमारी सेना, सीआरपीएफ या पुलिस या वो या बीएसएफ, तो इसके लिए मोबाइल कोर्ट बनना चाहिए पहले, और इनको हेलीकॉप्टर दे दिया जाए, और उस हेलीकॉप्टर में जज साहब और एक ये ह्यूमन राइट्स वाले एक्टिविस्ट, इनको बिठाया जाए, और जहां पे वो आतंकी फायरिंग कर रहे हैं ना, वहां इस हेलीकॉप्टर को उतारा जाए, और ये जज साहब और ये ह्यूमन राइट वाले वकील जो है मुआयना करे वहां पे कि हाँ भाई ये आतंकी फायर कर रहा है ना, गोली वही चला रहे हैं, कोई और तो नहीं चला रहे ना। और जब ये क्लियरेंस दे दें, तब हमारे सिपाही फिर वापस आतंकी पे फायर करें। ब्लडी हेल! आप एक चेंबर में बैठ करके, एक छोटे से कोर्ट में बैठ करके आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि वहां ग्राउंड पे क्या हो रहा था। हमारा सैनिक अपनी जान देने को खड़ा है वहां पे देश के लिए, उसकी तुम्हें कदर नहीं है। अरे माय लॉर्ड, ह्यूमन राइट उनके लिए होते हैं जो ह्यूमन राइट्स की कदर करता है, ह्यूमन राइट्स को मानता है। अभी आज ही ट्वीट किया मैंने, वो कीर स्टीवर साहब कुछ पेट्रियटिज्म पे लेक्चर दिया उन्होंने, वो ट्विटर में छाप रखा। मैंने कहा मल्टीकल्चरलिज्म तब सक्सीड करता है जब वहां रहने वाले हर कल्चर के लोग एक दूसरे की सभ्यता और संस्कृति की इज्जत करते हैं। लेकिन जो दूसरे की सभ्यता और संस्कृति को मानता ही नहीं है, दूसरे को इंसान मानता ही नहीं है, वहां मल्टीकल्चरलिज्म कैसे सक्सीड कर देगा भाई? वहां तुम कैसे मल्टीकल्चरलिज्म की बात करो? टेररिस्ट क्या कर रहे हैं? ये जज साहब को एक बात मालूम होनी चाहिए कि हमारे देश का संविधान, हमारी पार्लियामेंट, संसद, हमारा प्रजातंत्र और हमारी ये न्यायपालिका, इनकी जो जज साहब की वो बन गई है, क्या बोलेंगे, जागीर, ये आज सुरक्षित इसलिए हैं कि सीमा के ऊपर 24 घंटे हमारे देश का जवान बर्फ में, जंगलों में, दलदलों में खड़ा हुआ है इनकी रक्षा करने। ये आपकी जुडिशरी इस वजह से नहीं बची हुई है कि आपने इजाजत दे रखी है देश के टुकड़े टुकड़ों किनारे की लगाने की, और आप समझते हैं
ये जिन अराजकतावादियों को आप जमानतों पे छोड़ रहे हैं, अगर इनकी हुकूमत आ गई तो ये आपकी न्याय व्यवस्था को चलने देंगे? ये जो संविधान संविधान की किताब लेके एक वो बन गया है तमाशा इस देश के अंदर। तो मैंने कहा एक जगह पे कि इन बेवकूफों को ये नहीं मालूम कि उसी संविधान के अंदर इस तरीके के प्रावधान भी मौजूद हैं कि जो देशद्रोह करेगा, जो देश में अराजकता फैलाएगा, उनसे सरकार कैसे डील करे, उसी संविधान में मौजूद है। मजबूर मत करो सरकार। और जो मैंने आपसे शुरू में कहा कि ये 4 कमीशंस की तुरंत जरूरत है, और जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, मतलब अभी जिक्र किए हैं आपसे, बेल वाला, तारीख लगने वाला, कोड ऑफ कंडक्ट जजेस का, कोड ऑफ कंडक्ट वकीलों का, ये सब उसमें आना चाहिए। खाली एक सुधार करने से या 2 सुधार करने से ये सिस्टम ठीक होने वाला नहीं है। और मैं उदाहरण के साथ इस बात को कह सकता हूं। मैं वो शख्स हूं जिसने बेडकूटा प्रेसिडेंट होने के नाते मंत्रालय में लड़ लड़ करके ये करवाया कि वाइस चांसलर की पोस्ट एडवर्टाइज होनी चाहिए। होनी शुरू हो गई, लेकिन अब आगे जो उसके नतीजे देखे तो भैया अप्लाई चाहे 60 लोगों ने कर दिया, वो स्क्रीन उनको करके 20 को इंटरव्यू में बुलाने वाला तो बाबू ही बैठा है ना। कर लीजिए सुधारा। लेकिन मैं पूरा सम्मान करता हूं न्याय व्यवस्था का, लेकिन न्याय व्यवस्था न्याय करने के लिए होनी चाहिए, अराजकतावाद और देशद्रोही को बचाने के लिए नहीं। न्यायाधीशों को भी यह देखना होगा कि देश ऊपर है, देश हित क्या है। अरे देश नहीं रहेगा तो तुम्हारे कोर्ट बच जाएंगे। देख रहे हो ना पाकिस्तान में क्या हाल हो रहा है जुडिशरी का। मजाक बना हुआ है, इंग्लैंड में ही मजाक बन गया इस समय। हम नहीं चाहेंगे कि हमारी न्याय व्यवस्था उस रास्ते में जाए। हम ये भी नहीं चाहेंगे कि शरीयत के कोर्ट बैठ जाए यहां पे। भाई किसी सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये नहीं पूछा किसी केस के अंदर कि राष्ट्रीय चिन्ह का सामने होना तो हराम है, लेकिन अंग्रेजी में एक पोस्टर लगा के आई लव मोहम्मद और उसके ऊपर तन सर से जुदा के नारे लगाना जो है वो हलाल है। या उस सड़क पे बैठ करके इबादत करना। इंग्लैंड में तो तमाम पोस्टर आप देखते ही हो, एडवर्टीजमेंट वाले कैसे कैसे लगे होते हैं, कैसी कैसी वेशभूषा में वो दिखाते हैं स्त्रियों को, करते हैं एडवर्टीजमेंट करते हैं। उनके सामने बैठ करके नमाज पढ़ना सही है। रियलिटीज पे आई। करेक्ट। गरबा में जाने के ऊपर इसमें भी कोर्ट में जा रही है एप्लीकेशन। इमेजिन सर, हर चीज कोर्ट में, तो फिर नहीं गवर्नमेंट नहीं क्यों है? नहीं, आधी कोर्ट छोड़ो, मैं एक बेसिक सवाल पूछ रहा हूं। गरबा में जाना क्या हलाल है? अरे एक मुझे याद है वो मुंबई में केस हुआ था। वो इनका कोई एक लीडर था, वो गणपति बप्पा मौर्य के पंडाल में जाकर के होके आ गया था, तो उस पर फतवा इशू हो गया था। लेकिन गरबा जो एक नवरात्रों का धार्मिक कार्यक्रम है,
उसमें जाएंगे, और यही नहीं, नाचेंगे भी, गाएंगे भी। वहां चीजें कहां चली जाती, और आप रोक दीजिए उनका जाना, तो कोर्ट साहब मौजूद है। वही है ना सर। तो आई मीन आप पार्लियामेंट रूल बनाती है, आप स्ट्राइक डाउन करते हो, होते ही कौन हो यार तुम? यू आर नॉट इलेक्टेड ना। भाई FM हुसैन ने जो पेंटिंग्स बनाई थी, कोर्ट ने क्या डिसीजन ले लिया उसको? कोई समझा दे मुझे। एक चल रहा है केस अभी, मेरे साथ एक डिबेट में एक आता है, वो साजिद रशीदी है, पता नहीं कौन है, उससे डिबेट में बोला, जिनको तुम देवी कहते हो उन्हीं का तुम रेप करते हो। तो मैंने वही जवाब दिया था, मैं कहा मौलाना तुम स्टूडियो में नहीं हो, नहीं तुम्हें मैं बता देता अभी कि क्या हो, क्या करते। अब उनपे एक एडवोकेट है, उन्होंने FIR कर दी, वो पुलिस इंक्वायर करने को तैयार नहीं, कि पुलिस उस FIR को दर्ज करे, उसके लिए कोर्ट से ऑर्डर लेके आने पड़े। ये या तो वही फिर छूट कर दीजिए बिल्कुल खुले। वो जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले एक कहावत थी ना, कि जनरल्स आर बोर्न इन क्रेडल्स। फिर कोलोजियम ही क्यों? फिर तो पदों की ऑक्शन करानी शुरू कर दी, करवा दीजिए, बोली लगवाइए, कौन कितना ज्यादा चढ़ावा देता है, जो सबसे ज्यादा देने वाला हो उस ऑक्शन में, उनको अपॉइंट करते चले जाए। देखिए, ये जज का पद एक ऐसा पद है जो मैं ही समझता हूं कि जिस व्यक्ति में जुनून है न्याय करने का, ये पद उनके लिए होना चाहिए। ना कि ये पद उनके लिए होना चाहिए जो समझते हैं कि इस पद पे बैठ के पैसा बना लेंगे या ओबलाइज करेंगे किसी। और उसके लिए हमारी मानसिकता जिम्मेवार है। मुझे याद है, जब मैं कॉलेज में पढ़ाता था, हिस्ट्री के मेरे 32 स्टूडेंट थे। हिस्ट्री क्यों ली? IAS की तैयारी करने को ली। IAS में क्यों जाना चाहते हो? अरे सर, मेरा दही 2 करोड़ हो जाएगा। दूसरा क्या जवाब दे रहा है? सर मैं IAS में नहीं जाऊंगा, मैं IRS में जाऊंगा। आज की नहीं मैं बात कर रहा हूं, इसलिए आज पे ना ले इसको। ये बात कर रहा हूं 1885 86 1985 86 की, 40 साल पहले। सब IRS में ज्यादा पैसा है। तो जहां मेरा क्रिटिसिज्म है जजेस को लेके या जुडिशियल सिस्टम को लेकर के, उतना ही मेरा क्रिटिसिज्म अपने ऊपर भी है, अपने लोगों पे भी है। ट्रू सर। मैं आज बोल रहा हूं खुल के, हमेशा बोलता हूं, मेरा वीक पॉइंट कह लीजिए, मेरी स्ट्रेंथ कह लीजिए। लेकिन आज जी आपको एक बात बताऊं, आप एक सच्चाई अगर लिख देना सोशल मीडिया में, तो लोगों को उसे रीट्वीट करते हुए भी डर लगता है। हम्म, बात तो सही है सर आपकी, वैसे देयर इज नो क्वेश्चन। बहुत बारी सोचते हैं, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा है, कभी भी किसी भी के अगेंस्ट रिएक्ट करेगा और बिना सोचे समझे करेगा। देखिए, सिस्टम वो होता है, इस सिस्टम को खुद बनाते हैं। कई सालों तक हमने ये भी सहाना, और सरकारों ने बढ़ावा भी दिया उस समय, जानते हुए भी कि बैलेट पेपर कैसे चोरी होता है, जानते हुए भी बूथ कैप्चरिंग कैसे होती है, जानते हुए भी कि दलितों को वोट नहीं डाली दी जाती, जानते हुए भी कि नकली वोट पड़ती है।
लेकिन आज वो वोट चोर चोर चिल्ला रहा है, वो अपनी सारी उन हरकतों को भूल कर। आज अगर ईवीएम चल पड़ा तो वो ईवीएम में बेईमानी है, कर्नाटका में नहीं है ईवीएम में बेईमानी, हिमाचल में नहीं है बेईमानी, ईवीएम में बेईमानी, कर्नाटका में वोटर लिस्ट नहीं काटी गई। अरे मुझे मालूम है भाई, मेरा एक्सपीरियंस है। और अभी आपके दिल्ली में रिपोर्ट्स थी कि प्लॉट बना हुआ है, वहां पे घर तक नहीं है, उस प्लॉट के एड्रेस के ऊपर 100 वोट बनी हुई है। मुझको ये बताइए, जुडिशरी की माइग्रेंट, रिफ्यूजी और इंट्रूडर, ये 3 अलग अलग शब्द हैं अंग्रेजी के, तीनों का मतलब अलग अलग है। आप इंट्रूडर को माइग्रेंट बता दोगे, इंट्रूडर को रिफ्यूजी बना दोगे। अरे भाई, उसे रिफ्यूजी बनना था, गलत तरीके से विदेश में आया था, तो उसी समय जाके थाने में या पुलिस पर रिपोर्ट करता कि साहब मैं ऐसे ऐसे आ गया हूं, मुझे यहां रिफ्यूजी का स्टेटस दिया जाए, मैं रिफ्यूज लेना चाहता हूं ना। जब पकड़ा गया तो रिफ्यूज अकॉर्ड मान रहा है उस चीज को। अरे ये तो हमारी जुडिशरी के लिए जितनी पावर्स इसके पास मौजूद हैं, इनको स्यू मोटो एक्शन लेकर के सरकार को हिदायत देनी चाहिए कि देश की सुरक्षा को खतरा है, इन घुसपैठियों को बाहर निकालो। ये तो जुडिशरी को करना चाहिए भाई। यहां एग्जीक्यूटिव को, कार्यपालिका को नहीं ऑर्डर देते देश की सुरक्षा की वजह से। अपनी जिम्मेवारी भी तो संभाले कि देश के लिए आपकी जिम्मेवारी क्या है। Anyway, लंबा, that can go on for hours and hours. I know, sir. I mean, but आपने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट रखाई है सामने, it needs to wake us up, and I'm glad that मैंने आपसे बात करी आज, और आपने इतनी जल्दी मुझसे एग्री करा ये शो करने को, बिकॉज नहीं, आधी दिक्कत ये है कि कोई भी व्यक्ति जो है ना, आप देखिए हमारे देश के अंदर आप कोई चीज एनालिसिस करके करें, कुछ चिंतन करके करें, कोई सुझाव बताएं, उस पर गौर नहीं किया जाता। ये जो आज उत्तराखंड में हो रहा है ना, 1997 के अंदर मैंने 10 दिन का, तब तक उत्तराखंड नहीं बना था, उत्तराखंड विकास मंडल था, वहां के टूरिज्म प्रमोशन को लेकर के अपनी टीम के साथ इग्नू की पूरा वहां दौरा किया था, वीडियोग्राफी की और एक रिपोर्ट सबमिट की थी। और पहली चीज उस रिपोर्ट में लिखी थी कि इन पहाड़ी इलाकों के अंदर मल्टी स्टोरी कंस्ट्रक्शन तुरंत बंद करें। दूसरी चीज लिखी थी कि जो आपकी नदियां हैं, इन नदियों पे जो एनक्रोचमेंट इनके किनारों पे हो गया, इसको हटाएं। छोड़िए आगे की बात, लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी और कॉन्ट्रैक्टर की जो लॉबी है, वो कैसे मान लेगी इसको? रद्दी की टोकरी में फेंक दी गई। तो इसलिए ठीक है, हमारा एक फर्ज बनता है, तो जिस मिट्टी से हम खाते हैं, रहते हैं जिसके ऊपर, कुछ तो बनता है हमारा भी उसको देने के लिए। हाँ सर, एब्सोल्युटली, जो भी कर सकें, अब जितना भी सबके बश में रहेगा उतना तो हमको सबको करना ही होगा सर, उसमें कोई डाउट नहीं। थैंक यू सर, आपसे बात करके हमेशा बहुत एक सीखने का एक्सपीरियंस लगता है, एंड इट इज ऑलवेज अ प्लेजर आपसे बात करके। एंड नेक्स्ट टाइम इतना गैप नहीं रहेगा सर, नेक्स्ट टाइम जल्दी करेंगे हम। बट मेरा सब ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, प्लीज इसके बारे में सीखिए, अपनी जानकारी बढ़ाइए, ताकि ये चीज़ों को हम जल्दी-जल्दी सॉर्ट आउट कर सकें। लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट ज़रूर करते रहिएगा चैनल को। सारी डिटेल्स आपके लिए डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। नमस्कार।